हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो अपने पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि जब ऑप्टिकली रेयर मीडियम से ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो वो उसकी वेलोसिटी जो है कम हो जाती है। ठीक है, और क्या साथ में कम होता है, वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो जाती है। ठीक है, मैंने एक एनालॉजी से आपको समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों ऐसा होता है। ठीक है, पहली बात तो ये देखते हैं क्यों ऐसा होता है कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट goes from one optically rarer medium to the optically denser medium, it bends। उसका एक तो पाथ चेंज हो जाता है। पहली बात, अगर वो डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसका पाथ जो है वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड हो जाता है। हम उसको दूसरे तरीके से बात किए थे कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाती है, कम हो जाती है वेलोसिटी, और वेवलेंथ भी कम हो जाती है। इसको हम क्यों ऐसा होता है ये समझने के लिए एक एनालॉजी करते हैं कि ये जो है लाइट का एक वेव का फॉर्म है, वेव है वो एक प्रकार से ना। तो ये एक वेव है, तो वेव की एक वेवलेंथ होती है पर्टिकुलर। ठीक है, तो ये जो वेव का जो क्रेस्ट है, जो टॉप वाला पोर्शन है, वेव जो है वो ऐसे होती है ना, पानी में वेव देखते हैं तो ये क्रेस्ट होता है, इसको क्रेस्ट बोलते हैं और इसको ट्रप बोलते हैं। तो ये यहाँ से कोई भी दो एक क्रेस्ट के बीच का जो लेंथ होता है ये एक वेवलेंथ के बराबर होता है। वेव की एक लेंथ हो गई, या ये दो ट्रफ के बीच का डिस्टेंस ले लो, या ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ले लो, तो वो एक वेवलेंथ हो गई। तो ये एक वेवलेंथ है। तो यहाँ जब पानी के रेयर मीडियम में है तो ये वेवलेंथ ये होती है, जैसी वो डेंसर मीडियम में एंटर करती है उसकी वेवलेंथ जो है कम हो जाती है और वो इधर बेंड हो गई। ठीक है, या उसकी वेलोसिटी भी कम हो गई। इसको हम ऐसे देखते हैं कि सपोज आप सब फ्रेंड्स लोग मिल करके सी बीच में पानी में जा रहे हो। ठीक है, आप लोग लाइन बना के एंटर करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग सब एक साथ दौड़ लगा के जाते हो तो एक दूसरे से काफी दूर रहते हो उस समय। जैसे ही पानी में एंटर करते हो तो पानी में जो सबसे आगे रहता है उसका मोशन जो है, उसकी वेलोसिटी कम हो जाती है और उसका डायरेक्शन भी पानी के कारण जो है पानी की तरफ हो जाता है। ठीक है, आप ऐसे तीर से जा रहे हो तो आप इधर मुड़ जाते हो और उस आपस में जो बीच का जो गैप है वो भी कम हो जाता है। ठीक है, वैसे ही इसमें भी वेव में भी वैसे ही होता है, वेव के बीच का जो वेवलेंथ है वो कम हो जाती है। ठीक है, ये जो है डेंसर मीडियम में। और वही अगर डेंसर से रेयर में जाते हो तो जैसे आप पानी से बाहर निकलते हो तो आप एकदम फ्री हो जाते हो, हल्का महसूस करते हो और आप स्पीड से भागते हो। तो वैसे ही वेव के लाइट के साथ भी होता है कि लाइट वेव जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड इट्स स्पीड इंक्रीजेस। ठीक है, दिस वाज द कॉन्सेप्चुअल पार्ट ऑफ द रे ऑफ लाइट। अब हमने ग्लास स्लैब का एक एक्सपेरिमेंट किया था, आप लोगों ने पढ़ा होगा बुक में। तो ग्लास स्लैब में क्या होता है कि ये रेयर मीडियम है, ये एयर है, यहां से जो है रे ऑफ लाइट जो है एंटर कर रही है ग्लास स्लैब में, ये उसको पाथ हुआ और यहां से वापस निकल जाती है। तो इसमें क्या होता है कि दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है। ठीक है, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, ये वाला स्लैब के अंदर का ये वाला जो एंगल है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगेन यहां पर जो ग्लास एयर इंटरफेस, इसको हम लोग बोलेंगे ग्लास एयर इंटरफेस। तो ये ग्लास एयर इंटरफेस में जब ये रे आती है तो जैसी वो रेयर मीडियम में एंटर करेगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, so we say this angle as angle of emergence, angle of emergence। ठीक है, ये हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, अगर इस साल आपने नहीं किया होगा, स्कूल बंद है फिर भी, तो ये ऐसा होता है। अब क्या होगा कि ये जो पाथ है, ये पाथ इस पाथ के जो है पैरेलल रहेगा, सेम रहेगा, सेम पाथ रहेगा, बट इट विल बी पैरेलल। मतलब क्या होगा कि इसको हम अगर एक्सटेंड करते हैं तो ये ऐसे चला जाता सीधा। अगर ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाती है, पहले जैसे हमने स्लैब रखा
तो रे ऑफ लाइट जो है वो ऐसे बेंड हो गई और फिर ऐसे निकली, मतलब वो इतना डिस्प्लेस हो गई। ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया इसका रे ऑफ लाइट का, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, तो इस केस में क्या क्या होता है, एंगल आई जो है वो एंगल ऑफ इमरजेंस के इक्वल होगा। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल टू द एंगल ऑफ इमरजेंस, और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ये इक्वल टू ये वाला जो आई डैश है, अंदर का जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है हम आई डैश कर देते, इसके इक्वल होगा। किसके, ग्लास स्लैब के केस पे। अब हमने देखा होगा कि हमको जो है प्रिज्म में रेनबो, आप आसमान में रेनबो भी देखते हो, प्रिज्म में भी जब लाइट रे जाती है तो वो डिस्पर्स हो जाती है ना, तो वो ऐसे क्यों होता है और ग्लास स्लैब में क्यों नहीं होता। तो जैसी रे ऑफ लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है वो डिस्पर्स तो होती है, क्यों, क्योंकि जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जो है वो इट इज मेड ऑफ 7 कलर्स, है ना। व्हाइट लाइट जो है जैसे कि सन रेस है ना, वो क्या है, इट इज मेड ऑफ 7 कलर्स। तो सबकी क्या होती है, स्पीड सेम होती है, कलर्स की स्पीड सेम, सभी की सेम रहती है, बट डिफरेंट वेवलेंथ होती है सबकी। तो वेवलेंथ जो है अलग अलग होती है, तो डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट को जो है ये जो डेंसर मीडियम है वो डिफरेंट एंगल से बेंड करता है, यहां पर भी डिफरेंट एंगल से बेंड करता है, बट सिंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ इमरजेंस सेम है, तो यहाँ पर जो है जो फिनोमेना यहाँ से वापस जाती है रे, तो जो फिनोमेना यहाँ होगा वही फिनोमेना इधर हो जाएगा। तो जितना वो यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ की जो लाइट है वो डिस्पर्स हुई होगी, वो वापस मर्ज होकर के अगेन व्हाइट लाइट के फॉर्म में बाहर आ जाती है। क्यों, क्योंकि ये और ये दोनों लाइन पैरेलल है, सरफेस पैरेलल है, और ये एंगल इक्वल है। बट प्रिज्म में क्या होता है, प्रिज्म में जैसी कोई एक ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये एक ग्लास का सरफेस है, एयर और ग्लास, ये एयर है और ये ग्लास हो गया, इस इंटरफेस में एंटर करती है, तो ये हो गया आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं, ये वाला जो सरफेस है इसको हम अलग अलग कर देते हैं, बेंड कर देते हैं, तो क्या हो गया, अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा नया, और ये वाला एंगल आई डैश और ये एंगल आर इक्वल नहीं है, यहाँ पर एंगल आर और एंगल आई डैश जो है इक्वल नहीं है। तो क्या होगा, ये जो डिस्पर्स हुई थी, ये जब वापस से ये ग्लास और एयर के इंटरफेस में और ज्यादा उसको जो है फिर से रिफ्रैक्शन कराया, तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो गई, तो ये और ज्यादा जो है बेंड हो गई और अलग अलग कलर में बेंड हो गई, ये अलग अलग कलर में और बेंड हो गई। यही प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है कि प्रिज्म में क्या होता है कि हमने ऐसा जो है ग्लास का जो सरफेस है, इंटरफेस है ग्लास एयर का, उसको अलग अलग एंगल में दे दिया, यहां से लाइट एंटर करती है, ये आपका जो है एंगल ऑफ आई हो गया, फिर यहां पर ये थोड़ा सा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, तो ये वायलेट हो जाएगा और सबसे आखिरी वाला ऊपर वाला रेड हो गया, इसमें डिस्पर्स हो गई। फिर जब यहाँ आती है तो ये उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अलग रहता है, तो ये और ज्यादा डिस्पर्स हो जाती है, ये वायलेट नीचे आ जाता है, रेड ऊपर जाता है, मतलब वायलेट कलर को ज्यादा जो है वायलेट कलर बेंड्स मोर और रेड कलर जो है वो बेंड्स लीस्ट। किसमें, इसमें प्रिज्म में। और वायलेट कलर का जो है इसका जो है वेवलेंथ जो है वो कम होता है और इसका वेवलेंथ जो है मैक्सिमम होता है। तो जिसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है वो लीस्ट बेंड होती है, और जिसकी वेवलेंथ जो है कम रहती है, कौन सी, वायलेट कलर की, वो जो है ज्यादा बेंड हो जाती है प्रिज्म में। यही उसका कॉन्सेप्ट है कि उसको जो है प्रोड्यूस करने का। फिर आपने एक और एक्सपेरिमेंट देखा होगा कि अगर हम प्रिज्म को
एक और प्रिज्म उसी जो है उस पर लगा दें, है ना, एक और प्रिज्म से उसको अटैच कर दें, तो ये जो रे ऑफ लाइट है वो बेंड हुई थी और डिस्पर्स हो गई थी, वो वापस से जो है ऐसे निकल जाती है, ठीक है, व्हाइट लाइट बंद करके। ये अगेन ये व्हाइट लाइट हो गई, ठीक है, ये व्हाइट लाइट हो गई और ये भी व्हाइट लाइट थी। तो इसमें क्या हुआ, आप देखो ये वाला जो सरफेस है, ठीक है, ये वाला सरफेस और ये वाला सरफेस जो है, ये सरफेस और ये सरफेस आप देखो ये दोनों पैरेलल है, जो कि ग्लास स्लैब में होता है। तो इसमें भी वो वापस से व्हाइट लाइट बन के निकल गई, यहाँ भी जो है वो व्हाइट लाइट बन के निकल जाती है। तो ऐसा नहीं है, रेयर टू डेंसर में जब भी जाती है रे ऑफ लाइट, तो उसकी जितने भी वेवलेंथ उसके अंदर में होगी, कोई भी रे ऑफ लाइट है अगर वो अलग अलग वेवलेंथ की कलर से बनी हुई है, तो वो सब के सब जो अलग अलग एंगल से ही बेंड होगी। जिसका वेवलेंथ ज्यादा रहेगा वो लीस्ट बेंड होगा, जिसका वेवलेंथ कम रहेगा वो मोर बेंड होगा। स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ रेनबो का एक मैंने बनाया हुआ है डायग्राम। एग्जाम में एक आध नंबर का या 2 नंबर का यह क्वेश्चन आता है, या तो रीजन लिखने का भी आता है कि हाउ द रेनबो इज फॉर्म्ड एक्सप्लेन करके, या और उसका डायग्राम भी, अगर सिर्फ खाली डायग्राम ही पूछते थे कई बार। तो ये जो डायग्राम है इसको आप देखिए, ये जो है सनरेज है ना, ये सनरेज है और ये वाटर ड्रॉपलेट है ना, वाटर ड्रॉपलेट हो गया। तो जैसे ही सनरेज जो है वाटर ड्रॉपलेट जो ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी, ये डिस्पर्स होगी और वायलेट लाइट जो है, वायलेट जो कलर है वो ज़्यादा बेंड होगा और रेड वाला कम बेंड होगा। पहले थोड़ा सा डिस्पर्स होगा, फिर ये जो रेन ड्रॉप का जो अंदर का जो सरफेस है वहां से ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाएगी, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगी इंटरनली, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट हो गई। तो उसमें देखो आप, रेड वाला पोर्शन ऊपर है, वायलेट वाला इधर नीचे आ जाएगा, और जब यहाँ पर आती है तो अगेन वाटर एयर इंटरफेस में ये फिर से रिफ्रैक्ट हुई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और बड़ा जो है हमको रेनबो के फॉर्म में ये दिखता है, वॉयलेट, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये इसका एक डायग्राम है, इजी है, इसको आप एक याद कर लो। और इसमें जो क्या क्या फिनोमेना हो रहा है वो देखो कि सबसे पहले क्या होता है, रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पर ये रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, फिर यहाँ पर इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा और अगेन रिफ्रैक्शन होगा, ठीक है। तो रिफ्रैक्शन हुआ बाय द एट द एयर वाटर इंटरफेस, फिर डिस्पर्सन हुआ, राइट रे ऑफ लाइट जो है वो अपने जो कलर्स है उसमें डिस्पर्स हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स, वो डिस्पर्स हो गई, फिर इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, है ना, एंड देन अगेन रिफ्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है, रिफ्रैक्शन फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। तो 1, 2, 3 और ये 4 इसमें फिनोमिना होते हैं, तब कहीं जाकर के रेनबो फॉर्म होता है। तो इसको लिखने के लिए जो है मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ लिखा, इसको आप जो है अच्छे समझ लो और याद कर लेना, ये आपको जो है काम आ सकता है। रेनबो इज फॉर्म्ड इन ए डायरेक्शन अपोजिट टू द सन। सबसे पहले तो सन के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए वाटर ड्रॉपलेट्स जो है। फिर वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक ए स्मॉल प्रिज्म, वाटर ड्रॉपलेट क्या एक स्मॉल प्रिज्म के जैसे उस समय एक्ट करता है। फिर द इंसिडेंट सनलाइट इज रिफ्रैक्टेड एंड डिस्पर्स्ड बाय टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। इंसिडेंट सनलाइट जो है इट गेट्स रिफ्रैक्टेड एंड देन इट गेट्स डिस्पर्स्ड, है ना, डिस्पर्स हो गई बाय द टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये जो डिस्पर्स रेज है ये इंटरनली रिफ्लेक्ट हो गई, the dispersed rays are internally reflected and finally refracted again when it comes out of the raindrop, and we can see it in the form of rainbow. Okay, so you can note it down. हेलो स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। रिफ्रैक्शन का जो अगला एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल एट नाइट। ये कॉमन क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते रहता है, 1 मार्क या 2 मार्क का एक्सप्लेन करने वाला। अब इसको अपन ऐसे देखते हैं कि नाइट के टाइम में स्टार्स जो खास करके जो हॉराइजन तरफ में रहते हैं, डायरेक्ट सन को डायरेक्ट आपके ऊपर में नहीं और जो साइड में रहते हैं,
वो क्या होता है कि वहां से जो रे ऑफ लाइट आती है वो व्हेन द रे ऑफ लाइट comes from the stars, actually they are very far away from us, so they are very point size object for us. So when a ray of light comes from the star and enters the earth atmosphere, then earth atmosphere has got different densities according to the height, है ना। जैसे जैसे हाइट में हम जाते हैं तो उसकी जो है डेंसिटी जो है अलग होते जाएगी, कम होती जाती है, रेयर होते जाती है। तो और दूसरा ये कि जो अर्थ का जो एटमोसफेयर वो स्टेशनरी भी नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत जो है वो जो है कम ज़्यादा मूवमेंट उसमें होते रहता है। तो ये जो स्टार का जो रे ऑफ लाइट है विच कम्स फ्रॉम द स्टार, इट कंटिन्यूसली बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, it gets bent toward the normal, and in this way it reaches our eyes, and our eyes sees its image in the form of a straight line at this position. So we see that the star has been raised little bit. Okay, since the ray of light when it comes from this path, atmosphere is not stationary, वो थोड़ा थोड़ा जो है एटमॉस्फेयर चेंज होते रहता है कम ज़्यादा मौसम के हिसाब से। तो वो जो है रे ऑफ लाइट जो है कभी स्टार को जो यहाँ पे हमको इमेज दिख रहा है कभी इधर दिखेगा कभी इधर दिखेगा, तो हमको क्या दिखता है वो ट्विंकलिंग इफेक्ट का फॉर्म में वो दिखता है। तो ये जो है इसका लिखा है स्टार्स द स्टार लाइट ऑन एंटरिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर अंडरगोस रिफ्रैक्शन कंटिन्यूअसली। एक तो ये कंटिन्यूअस रिफ्रैक्शन हो रहा है, ठीक। द अर्थ एटमॉस्फेयर बेंड्स द स्टार लाइट टुवर्ड्स द नॉर्मल, द अपर एंड पोजीशन ऑफ द स्टार इज स्लाइटली डिफरेंट। जैसे जैसे ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते जा रही है, इसका जो अपर एंड पोजीशन ये हो गया है ना, ये जो है डिफरेंट हो गया इससे, ये ओरिजिनल पोजीशन ये अपर एंड पोजीशन है। देन द स्टार अपीयर्स स्लाइटली हायर देन इट्स एक्चुअल पोजीशन व्हेन व्यूड नियर द हॉरिजॉन। तो ये जो है ये एक्चुअल पोजीशन है और ये जो है ये अपर एंड है, ये अपर एंड पोजीशन हो गई। सो since the earth atmosphere is not stationary, the apparent position of star fluctuates and the amount of starlight entering the eye flickers, giving the twinkling effect. तो ये जो एटमॉस्फेयर का जो फ्लक्चुएशन इफेक्ट है उसके कारण जो हमको ट्विंकलिंग इफेक्ट जो स्टार का दिखता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर के फ्लक्चुएशन के कारण। सो दिस इज वन ऑफ द कॉमन क्वेश्चन विच कम्स इन एग्जाम्स। स्टूडेंट्स, एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट, ये भी एक क्वेश्चन है। अगर स्टार वाला नहीं आता तो कभी ये वाला आ जाता है कि सन की जो जैसे अर्थ में आप इस जगह पर हैं तो ये जो लाइन हो गई आपके, ये आपके हॉरिजन के लाइन हो गई, ठीक है। जो अभी आप अगर आप देखते हो ऐसे साइड में देखते हो, दो दूर में आपको एक अर्थ का और आसमान के बीच का जो लाइन दिखता है वो आपको हॉरिजन लाइन हो गया। सन अगर इस पोजिशन में है, हॉरिजन से नीचे है, तो एक्चुअल में आपको दिखना नहीं चाहिए, बट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, कैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है जो रेयर मीडियम और फिर डेंसर मीडियम, इधर रेयर मीडियम फिर डेंसर मीडियम में, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होते जा रही वो, तो टुवर्ड्स ये ऐसे आया टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, है ना। ये ऐसे मीडियम है तो ये आपको परपेंडिकुलर हो गया, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई, और बेंड हुई और बेंड हुई और बेंड हुई, ऐसे करके जो है यहाँ तक हम हमारे आंखों तक ये ray of light आती है। So what we see is that this ray is coming from this position. We feel and we see that this sun is actually here, but it is not here, it is here. So it is below the horizon, and we see that the sun has got early sunrise. The sun is actually here, but it seems to us that sun has already arisen. So this is called the early sunrise, and similarly when the sun sets, means the sun's actual position is here, still we can see that the sun is at this position, at the raised position. So it is said that the early sunrise and delayed sunset is called. So what happens that it is due to the atmospheric refraction. Okay, the ray of light bends towards the normal and reaches our eyes. So when the sun is slightly below the horizon, the light rays coming from the sun travel from the rarer to the denser medium in the air. So this is the rarer part and this is the denser part. Due to the atmospheric refraction, the light rays appears to come from the higher position of the sun above horizon. Therefore we see early sunrise and delayed sunset. ठीक है, so this was regarding the early sunrise and delayed sunset.